अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारी ऐसी खबरें जिस पे दूसरों की नज़र भी नहीं जाती, आप तक मैं अंदर की पूरी खबर पहुँचा देती हूँ और मेरी मासूम सी चिड़िया और हुदहुद वो खबर लेकर आपके पास आ जाती है। और मेरी हुदहुद ने आज मुझे क्या खबरें दी हैं, चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर ये है कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान, उनकी पार्टी ने ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे बहुत अपील की थी कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर अपने रेमिटेंसेस को भेजना बंद कर दीजिए, पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दीजिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए। यहाँ तक धमकी दी गई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को इस हद तक चाहते हैं कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद खुदा न खास्ता इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का बाइकआउट करके पाकिस्तान को दिवालिया करने का प्रोग्राम था। और उसके नतीजे में आपने देखा कि किस तरह से IMF के सामने शहबाज गिल ने जो है वो इतना वावेला किया, पाकिस्तान को IMF फंड्स ना दे, बहुत यानी हर तरह की कोशिश जो है वो करके देखी गई। तो अब जनाब खबर ये है कि जितना जितना उनको मना किया गया है उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो जमा हुई हैं। क्या तफसीलात हैं? बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 साल में महंगाई की जो शरह थी वो 38 पॉइंट से गिर कर 11 पॉइंट पे आ गई है। खुशखबरी ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें मुसलसल गिरती जा रही हैं। LPG की कीमतों से लेकर खाने पीने की तमाम जो प्राइसेस बढ़ गई थी उनके प्राइसेस भी कंट्रोल हो रही हैं। उससे भी बढ़कर ये कि चाइना के साथ जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। CPEC को अपग्रेड कर दिया गया है, उसके हवाले से भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया था कि आप लोगों ने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रेमिटेंसेस की तफसीलात ज़र 2024 के अंदर जितनी भी आई हैं उसकी रिपोर्ट जारी की है। उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूँ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.24 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान भेजे हैं। मई 2024 की तरसीलाते ज़र के मुताबिक अप्रैल के 2024 के मुकाबले में 43 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो ज़ायद बनते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जो तरसीलाते ज़र हैं वो गुज़श्ता मई के मुकाबले में 54% ज़ायद हैं। जबकि सिर्फ अगर सऊदी अरब की बात कर ले तो वहाँ पर जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने 81.9 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान भेजे हैं। रवा माली साल के 11 महीनों की वर्कर्स की तरसीलात जो हैं वो 27.9 अरब डॉलर्स हैं, जो कि माली साल 2023 के मुकाबले में 7.7% ज़्यादा बनती हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक ये बताया गया है कि अरब इमारात यानी UAE में जुलाई की 2023 से मई 2024 के दरमियान जो तरसीलात हैं वो 4.88 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेजे गए हैं। बहुत खुशाइन बात है, ख़ासतौर पे ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई जनरल हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई आपको ये कहता है कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकिए, पाकिस्तान में पैसा लाने से रोकिए, पाकिस्तान के अंदर ये मत कीजिए, तो अच्छी बात यह है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसको रिजेक्ट करते हुए बल्कि इसको बहुत बढ़ावा दिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है। इससे पहले कि मैं अगली खबर की तरफ जाऊं, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया और उसके बाद ये जो बाबा जी हैं यानी कि अनवर मकसूद साहब, मतलब इनके दिमाग को मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान छोड़कर ये फ़रार हो चुके हैं, कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। जहाज़ के अंदर लोगों ने इनको घेर लिया था, इनसे पूछा था पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं। उससे पहले भी आपको पता है कि ये ख़बरों का हिस्सा बने थे, इनका एक मुतनाज़ बयान सामने आया था। आपको ये भी पता है कि इमरान खान की हुकूमत को खुलकर सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे दूसरों के ऊपर, पाकिस्तान के जनरल से लेकर आर्मी से लेकर पाकिस्तान की तारीख़ का मजाक उड़ाते रहते हैं। और बाद में जब कोई इनको पकड़ता है तो कहते हैं कि हिस्से मज़ा थी। और फाइनली आपको ये भी पता है कि समी इब्राहिम ने इनके बारे में एक झूठा क्लेम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको थप्पड़ मारे गए हैं, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिसको बाद में इन्होंने खुद आकर झुटलाया था और कहा था कि समी इब्राहिम झूठे हैं। अब की बार हुआ यह है कि अमेरिका के बारे में उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से पाकिस्तान इसलिए हारा है क्योंकि अमेरिका ने ये शर्त रखी होगी या रखी थी कि हम आपको फंड्स नहीं देंगे IMF के, अदरवाइज़ अगर आप हारेंगे नहीं। तो ये बात मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बदतरीन शिकस्त जो है उसका सामना उनको करना पड़ा, लेकिन इस तरह के बयानात बग़ैर जिम्मेदारी के इतनी बड़ी उम्र में आके कोई दे, ये मेरी समझ से बाहर है। यानी इतनी बड़ी बात कोई कैसे कर सकता है? क्या कहा अनवर मकसूद ने? हैव अ लुक। अनवर मकसूद साहब क्या कहेंगे, अमेरिका से मैच हार गया पाकिस्तान? ये मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला, तो ये खाली ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे।
वरना और कोई वजह समझ में नहीं आती। अब इसके बाद बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जब भी चाइना के साथ सी पैक शुरू करता है तो बाहर की जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ा देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे चाइना के साथ मिलके। और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अपनी जब तिजारत बढ़ाने की कोशिश की तो उसके बारे में भी मुबैना तौर पर इस तरह की खबरें आई कि जो उनके सदर को जान से मरवाया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। ये तो वैसे इदारे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरह की एक मिथ बनी थी, इस तरह की एक रूमर बहुत ज़्यादा फैली थी। अब ऐसे में इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आकर चाइना के साथ जो सी पैक है उसको बंद करा दिया था, लेकिन चाइना उनसे नाराज़ भी हो गया था। चाइना ने अपने इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को एक मरतबा भी चाइना इनवाइट नहीं किया। एक मरतबा इमरान खान गए भी थे तो वो अपने निजी दौरे पे गए थे, और उसके बाद वो नाराज़ भी हुए थे क्योंकि किसी ने उनका इस्तकबाल भी नहीं किया था। अब शहबाज शरीफ और हमारे आर्मी चीफ वो गए वहाँ पर। आर्मी चीफ की क्या ज़बरदस्त वीडियो आई, किस तरह से वो गाड़ी से उतरे, क्या दबंग स्टाइल था। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की जो कपड़े हैं वो भी दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे, दोनों की वाइब्स भी एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी। तो इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, उनको ज़ाहिर बात है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो खटकती है, उनका इस चीज़ के ऊपर वावेला करना, शोर मचाना समझ में आता है। लेकिन पीटीआई ने इसके ऊपर इतना वावेला किया, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि पीटीआई जो है वो तो मतलब कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन है, तो फिर वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ इतना बदतरीन प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। उन्होंने फिर से आर्मी चीफ के बारे में गंदी गंदी पोस्ट लगाना शुरू कर दी, उनको गालियां देना शुरू कर दी, शहबाज शरीफ को चोर चोर कहना शुरू कर दिया, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब शहबाज शरीफ के साथ तो मुलाकात ही करने कोई नहीं आया, शी जिनपिंग जो भी हैं वो जो चाइना के सदर हैं उन्होंने तो जो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वो सारी खबरें झूठी साबित हुई। पता चला कि शहबाज शरीफ का तो रेड कारपेट के ऊपर इस्तकबाल किया गया, रेड फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। फिर बहुत सारी तस्वीर जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं, मगर इस आग लगने की वजह मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि चाइना ने दोबारा से असर नो पाकिस्तान के साथ जो है वो सी पैक को शुरू किया है। ना सिर्फ शुरू किया है बल्कि 23 याददाश्तों के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए हैं, मुआहदे हुए हैं। तो चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो उसके ऊपर बदतरीन प्रोपेगेंडा बनता नहीं है। यहाँ तक कि पीटीआई की तरफ से तो अब ये प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है कि ज़र मुबादला जो है अपना पाकिस्तान का, या अपने जो ज़खायर हैं उनको बेच के पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ ये सब कुछ कर रहा है। इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया फैलाता है, लेकिन पीटीआई की तरफ से क्यों फैलाया जा रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म यानी ली कीयांग, उनके दरमियान जो है वफूद की सतह के ऊपर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के ऊपर तबादला ख्याल किया। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इलाकाई और आलमी पेशरफ्त के ऊपर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर के ऊपर एतमाद का इजहार किया कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जो है वो जारी रहेगी। वज़ीर आज़म जो चाइना के हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती काउंसिल का जो है वो गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने के ऊपर मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने बाहमी फ़ायदामंद और पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सनत और ज़राअत की और इक़्तिसादी और जदीदकारी और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो मंसूबों के हवाले से भी बातचीत की और उसकी तकमील की ज़रूरियात के ऊपर भी ज़ोर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आती हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा, क्या हुक्मरानों को होगा या आवाम को भी साथ में होगा। सी पैक को अपग्रेड करने के मज़ीद ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों फ़रीक़ैन ने गवादर शहर के जो है वो सी पैक के एक अहम सतून के तौर पे अहमियत के ऊपर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा शहबाज शरीफ और उनके चीनी हम मनसब ने सी पैक के मुखालफिन के ख़िलाफ़ अपना पुख्ता अज़्म जो है उसका इजहार किया। उसके अलावा जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो 23 मुफाहमतें हैं, मुफाहमती याददाश्तें हैं, उनके ऊपर दस्तखत हुए और कहा गया कि अब जो है वो पुरानी चीज़ों को, रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के हालात ख़राब करवाने में इमरान खान और उनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। आप लोग जानते ही हैं सऊदी अरब के साथ भी हालात ख़राब हो गए थे, टर्की के साथ भी हालात ख़राब हो गए थे। तो बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। जनाब अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इमरान खान जो हैं वो जब से उनके कमरे की तस्वीर वायरल हुई हैं कि उनके कमरे में उनके पास रूम कूलर भी है, किताबें भी हैं, एक्सरसाइज मशीन भी है, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, तो उसके बाद से बड़ा बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कमरा बड़ा गंदा है, बड़ा छोटा है, बाथरूम पास है।
اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ ان کو 7-8 کمرے دیے گئے ہیں، ان کے پاس تو صرف ایک کمرہ ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ پھر اس کا موازنہ مریم نواز کے سہالہ ریسٹ ہاؤس سے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز کو سہالہ ریسٹ ہاؤس کی جب پیشکش کی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، وہ وہاں پر نہیں رہی تھیں، وہ کالکوٹ میں ہی رہی تھیں۔ لیکن بہرحال پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے، اور اب میں آپ کے ساتھ جیو نیوز کی ایک خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ طور پہ جو رپورٹرز ہیں جو وہاں پر جا کر خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرتے ہیں، جو خان صاحب کے رومز کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے منہ سے کیا بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس آیا ایک ہی کمرہ ہے یا ان کے پاس کتنے کمرے ہیں، اور کمروں کی کیا تعداد ہے، اور ان کے پاس کیا سہولیات ہیں، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے۔ عملہ ایک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں گیا تھا اور میری اس سے جو ملاقات اور بات کرنے کا جو اتفاق ہوا، تو جو منظر کشی انہوں نے کی تھی بالکل ویسی ہی تصاویر ہمیں جو وہ سامنے نظر آئی ہیں کہ ایک کھلا سا جو ہے کوریڈور ہے اور اس کے بعد پھر کمرے ہیں 2، اور یہ جو چیزیں جہاں پڑی ہیں، جہاں کھانے پینے کا سامان ہے، جہاں ایون کہ سافٹ ڈرنکس بھی وہاں پڑی ہیں، یہ دوسرا کمرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کمرہ ہے جہاں سے گزر کر دوسرے کمرے میں آتے ہیں، اور دوسرے کمرے میں جو ان کی تمام بیڈ وغیرہ کی جو وہ چیزیں، تو یہ ایک جو حالات ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔